मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने दो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा हमने पढ़ा था बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर। उसके बारे में तुम्हें बताया था। और हमें ये ध्यान में रखना है कि जो n होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें मेन शेल्स बताता है, ये हमें मेन शेल्स बताता है बेटा। और वहीं पर L जो होता है, L जो होता है वो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहलाता है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स बताता है। इसके बारे में पिछली बार तुम्हें मैंने बताया था और मैंने ये कहा था कि L की जो वैल्यूज होती है, अगर वो 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ हो, तो 0 stands for S subshell, 1 stands for P subshell, and 2 stands for D subshell, and 3 stands for F subshell. So we have done this. Okay. Now आज हम करेंगे बेटा तीसरा क्वांटम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वांटम नंबर जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, या कई बार लोग उसको m के पैर में छोटा सा l लिख करके डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें एक्सप्लेन क्या करता है, सबसे पहले हमें ये एक्सप्लेन करता है जी-मैन इफेक्ट। इट एक्सप्लेन्स जी-मैन इफेक्ट। बेटा अब आपको जी-मैन इफेक्ट पिछली बार मैंने अच्छे से समझाया था कि जी-मैन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारी ये लाइंस हैं, लाइंस का स्प्लिट अप हो जाना, splitting up of spectral lines in the presence of magnetic field, that are called as to be, that is called as to be Zeeman effect. अब ये स्प्लिट अप क्यों होती है, इसको एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहता है, ये कहता है कि सबशेल के अंदर कुछ ओरिएंटेशंस होती हैं, यानी ये हमें ओरिएंटेशंस इन सबशेल बताता है। ओरिएंटेशंस इन सबशेल मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन इन सबशेल? सबशेल में ओरिएंटेशन का मतलब क्या? ओरिएंटेशन इन डायरेक्शंस, यानी आप बोल सकते हैं सर्टेन यू कैन से पाथ्स, ठीक है जी, इन डिफरेंट यू कैन से कोऑर्डिनेट्स इन आवर थ्री डायमेंशनल स्पेस। जगह जगह पे छोटी छोटी जगह छोटी छोटी ओरिएंटेशंस। तो इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स, जिनको हमने बाद में ऑर्बिटल्स कहा। यानी ये हमें ये बताता है कि कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एक शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा था ऑर्बिटल क्या होता है, हमने पढ़ा था ऑर्बिटल इज अ रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। स्पेस में वो कोई रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। 90 to 95% देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी पर्टिकुलर जगह में पाया जाता है, उसको ऑर्बिटल बोला जाता है। ऑर्बिटल निकालने के लिए जो m की वैल्यू होती है, हम जब m की वैल्यू निकालते हैं, ये -L2 प्लस L होती है इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है जी। जो m की वैल्यूज है ये -L से लेके +L तक होती है इंक्लूडिंग जीरो। जैसे बेटा मान लो यहां पे हम L की वैल्यूज लेंगे, बेटा यहां हम ऑर्बिटल, यहां हम उसकी सबशेल लिखेंगे कि सबशेल कौन सी होगी, ठीक। देखिए यहां वैल्यू लिखते हैं L की, और यहां लिखते हैं सबशेल, और यहां लिखते हैं उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। यानी यहाँ पे m की वैल्यू और यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखते हैं बेटा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे। देखो बेटे हमें पता है L की वैल्यू जो हो सकती है
0 से ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन शेल। 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब अगर L की वैल्यू 0 है तो सबशेल क्या होती है? S, तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू S सबशेल। ठीक है। अब अगर L की वैल्यू 0 है तो बेटा M की वैल्यू -L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 है। 0 का मतलब एक वैल्यू है। 0 मतलब ये नहीं कि कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर। 0 का मतलब यहाँ पे एक वैल्यू है। सो हमारे पास एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, इसलिए एस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। अगर हमें एस सबशेल बनानी होगी उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल हमें बना के दिखाना होगा। इसी तरह से बेटे L1 का मतलब होता है P सबशेल। अब P सबशेल के लिए M की वैल्यू देखो, L की वैल्यू अगर 1 हुई तो M की वैल्यू -1 से +1 तक इंक्लूडिंग 0, यानी इट विल बी -1 और 0 और +1। तो P में 3 ऑर्बिटल आएंगे, 3 वैल्यूज आएगी। 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिटल्स, 3 ओरिएंटेशंस। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ऑर्बिटल का नंबर 3 हो गया। तो P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से L2, चलो बताओ L2 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे हमारे पास? यस टेल मी, L2 क्या रिप्रेजेंट करता है? सर डी सबशेल। सर डी सबशेल। इट रिप्रेजेंट्स डी सबशेल। तो अगर L की वैल्यू बेटा 2 है, बेटा माइक साथ के साथ बंद कर देने का। L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। तो ये 5 वैल्यूज हमारे पास रहेंगी। ठीक, -1 से -2 से लेके +2 तक, क्योंकि M की वैल्यूज हमने बोला -L से +L तक होती है इंक्लूडिंग 0। तो -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0। कितनी वैल्यूज देखी हमने? 1 2 3 4 5। इसलिए बेटा डी में हमेशा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में हमेशा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई बात कि नहीं आई? उसी तरह से अगर बेटे हम इसकी बात करें कि अगर L की वैल्यू 3 है, 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू F, 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू F। अब F में M की वैल्यूज -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, there are total 7। क्लियर और नॉट? ठीक, इसी तरह से बेटे अगर हमारे पास M की वैल्यू 4 हो गई तो 4 कॉरेस्पॉन्ड्स टू G सबशेल, और इसकी वैल्यू -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4, यानी -4 से +4 तक। So there are 9 values possible। तो इस तरह से बेटे अगर तुमसे कल को मैं पूछता हूं कि S सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, कहना है 1। अगर मैं बोलूं 1 ऐसे ड्रॉ कर देना है, ये एक ऑर्बिटल। अगर बोला P में कितने ऑर्बिटल है, कहना जी P सबशेल ऐसे बनाएंगे और उसमें 3 ऑर्बिटल दिखाएंगे, ऐसे 3 डब्बे, 3 ऑर्बिटल्स। अगर D बनाएंगे तो D में ऐसे ही बनाएंगे और उसमें 5 डब्बे बनाएंगे तो 5 ऑर्बिटल होंगे। F में बेटे इसी तरह से 7 ऑर्बिटल्स होंगे और इसी तरह से G में 9 ऑर्बिटल्स होंगे। यानी एक बात देखी जाए तो टोटल वैल्यूज ऑफ M, टोटल वैल्यूज ऑफ M वो होंगी L से ट्वाइस, L से 2 गुना, क्योंकि -L भी लेना है और +L भी लेना है। L से 2 गुना यानी ट्वाइस ऑफ L +1। +1 क्या मतलब? +1 क्या मतलब? +1 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जीरो वाली। हमने बोला -L से +L, तो माइनस यानी L की जितनी वैल्यू से डबल तो होगी कि -L भी होगा +L भी होगा और जीरो वाला प्लस एक और हो जाएगा। तो टोटल वैल्यूज ऑफ M इज 2L + 1।
बेटे क्लियर? फटाफट से बोलो, ये सारी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। अब बेटा यहीं पर एक बात थोड़ा सा और भी हम क्लियर कर लेना चाहेंगे। ठीक, एक बात हम और भी क्लियर कर लेना चाहेंगे। ठीक, वो क्या कि हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में हमेशा। 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखता यहां पर, ठीक, तो एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? एक ऑर्बिटल में 2, तो एस में कितने हो जाएंगे? एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी में 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2, 3 में 6, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, डी का 5, एक ऑर्बिट 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स और जी में 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और जी में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए बेटा देखो, जितने ऑर्बिटल होंगे उससे डबल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कभी अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने होंगे तो बेटा m की वैल्यू से डबल होंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2l + 1, तो इसका आ गया 4l + 2। ये फॉर्मूला आ गया फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकेंगे वो निकालेंगे 4l + 2 से, क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल्स निकलने थे 2l + 1 से। उसको आपने क्या किया? 4l + 2 बना दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा हमें ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। बोलो बेटा क्लियर हो गया तो आगे चलूं मैं? यस सर। अब देखो बेटे, ये ओरिएंटेशंस की मैंने बात की आपके पास कि ओरिएंटेशंस, m जो है ओरिएंटेशन बताता है। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वांटम नंबर और फिर सारी चीज को नटशेल में करेंगे। लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज चौथे वाला क्वांटम नंबर जो हमारे पास था बेटा, व्हाट वाज द 4th क्वांटम नंबर विद अस? बेटा 4th क्वांटम नंबर हमारे पास था जिसको हमने बोला था स्पिन क्वांटम नंबर। 4th था स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बेटे ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहा करते हैं, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको या तो हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और या हम m के पैर में छोटा s भी लगा देते हैं, एक ही बात होती है। जैसे m के पैर में l लगा देखो तो वो तो बेटा हमारे को बेसिकली m बताया जा रहा है, बट अगर m के पैर में s लगा देखो तो वो एक्चुअली स्पिन बताई जा रही है। हमें अच्छे से याद रखना चाहिए कि स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं होता। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक्चुअली इट इज एन इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ अलेनबेक एंड गॉडस्मिथ। ये 2 साइंटिस्ट का नाम बताया था, अलेनबेक एंड गॉडस्मिथ। इन्होंने कहा कि ठीक है, एक शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी स्पिन होती है, ये अपने एक्सिस पे भी स्पिन करते होंगे। और इन्होंने 2 स्पिन की वैल्यू दी। इसने कहा एस सिर्फ 2 ही तरह का हो सकता है। एस की वैल्यू या तो -½ होगी और या +½ होगी। 2 ही वैल्यू है, -½ और +½ यानी सिर्फ 2 ही तरह की स्पिन पॉसिबल है बेटा इसकी, -½ +½ बेटे अब जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, प्लीज ये अपने दोस्तों से पूछना जरूर मेरे बच्चे, ठीक?
मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं तुम्हें कि तुम्हें ये पता चलना चाहिए भाई कि तुम क्या पढ़ रहे हैं और बाकी क्या पढ़ रहे हैं, क्या फर्क है हमारे पास। बेटा कनव SWE श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखा जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का शॉर्टकट आ गया SWE। अब देखो बेटे, जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी किसी से पूछना, किसी भी स्टूडेंट से पूछना, बोलना इस प्लस हाफ का मतलब क्या है और इस माइनस हाफ का मतलब क्या है। एक स्पिन, दो स्पिन क्वांटम नंबर है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे शो कर देते हैं, एक ऐसे शो कर देते हैं। ऑपोजिट स्पिन में एक ऊपर की तरफ को एक नीचे की तरफ को ऐसे शो कर देते हैं बेटा। पर कभी किससे पूछना कि इसका मतलब क्या होता है, तो 99.9% बच्चे तुम्हें बोलेंगे कि माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और बोला फिर ये जो प्लस हाफ है इसका मतलब क्या है, लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। वो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन दो ही स्पिन में मूव कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज और प्लस हाफ को क्लॉकवाइज बताएंगे। उनमें से 99.9% यही बताएंगे। जो 0.01% होंगे वो बोलेंगे माइनस हाफ का मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, और प्लस हाफ का मतलब पैरेलल, कि भाई एक एंटी पैरेलल ऐसे शो करेंगे और पैरेलल ऐसे शो करेंगे। तो ये बातें तुम्हें बताएंगे, ठीक। और समझ लेना ये दोनों ही बातें रॉन्ग है, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, ठीक। इसका कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। दिस डजंट मीन्स एनीथिंग, ठीक। ना तो पैरेलल ना एंटी पैरेलल, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है बेटा। दीज आर, ये जो दो वैल्यूज हैं, these are two quantum spin states, quantum spin states which do not have a classical analog, a classical analog। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये दो क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स होती हैं, क्वांटम स्पिन स्टेट्स या क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स। These are two quantum mechanical spin states which do not have any classical analog। यानी ये क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स है जिसका क्लासिकल वर्ल्ड में कोई और एग्जाम्पल नहीं है। एनालॉग का मतलब होता है सेम एग्जाम्पल, और क्लासिकल वर्ल्ड यानी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, क्वांटम वर्ल्ड यानी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की दो ऐसी स्पिन स्टेट्स है जिसका क्लासिकल वर्ल्ड में कोई और एग्जाम्पल ही नहीं है। हम क्लासिकल वर्ल्ड में इसको बता ही नहीं सकते हैं। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन बेटे IIT में एज सच आया, बोला कि प्लस हाफ माइनस हाफ डिपिक्ट्स, पहला ए आंसर था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बी आंसर था पैरेलल एंटी पैरेलल, सी आंसर था these are two quantum mechanical spin states which do not have any classical analog। ये दो क्वांटम स्पिन स्टेट्स है जिसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, कोई और एग्जाम्पल नहीं है, ठीक। तो फिर सर जो NCERT है उसमें लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, एक पैरेलल लेंगे एक एंटी पैरेलल लेंगे, ऐसा क्यों लिखा है। देखो बेटे, बेसिकली अगर हमें अपने आप को समझाना हो कि स्पिन स्टेट्स कैसी, या किसी बंदे को मेरे को समझाना है इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे कर रहा है, अब मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। क्लासिकल वर्ल्ड में तो कोई एग्जांपल इसका है ही नहीं, क्लासिकल वर्ल्ड में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, एक ऐसे ही उसको समझाया कि देखो बच्चे, हम जैसे घड़ी दो तरह से मूव कर सकती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर एक पैरेलल हो सकता है एक एंटी पैरेलल हो सकता है। जैसे ये दो वैल्यूज हैं,
वैसे स्पिन की भी दो वैल्यूज दे दी, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज। पर कभी इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इस स्पिन स्टेट्स को हम बता ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ अपने मन को समझाने के लिए हमने ये एक डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए ऐसे बता दिया कि एक शायद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक की दो मूवमेंट्स होती हैं वैसे इसमें दो स्पिन्स हैं। जैसे बेटा जब फैराडे ने चार्ज को डिस्कवर किया था, शुरुआत में किसने डिस्कवर किया? चार्ज, फैराडे। तो फैराडे ने चार्ज को डिस्कवर किया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो बोलो क्या उसके माथे पे लिखा हुआ था पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज? है भाई, क्या चार्ज के माथे पे लिखा था ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज? क्या इलेक्ट्रॉन के माथे पे लिखा रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? क्या जो भी हम करंट की तार लेते हैं, जो नेगेटिव पोल से निकलती है, उसके ऊपर लिखा रहता है, साइन आता है उससे बाहर, माइनस 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 माइनस? नहीं ना भाई। बेसिकली वो सिर्फ दो चार्जेस अलग अलग नेचर के थे, दो चार्जेस अलग अलग नेचर के थे। उसको समझाने के लिए फैराडे ने बोल दिया एक माइनस एक प्लस, ये दो चार्जेस है। अगर वो उस समय बोल देता कि एक रेड चार्ज एक ब्लू चार्ज, तो आज हम पढ़ रहे होते रेड चार्ज ब्लू चार्ज। वो बोल देता एक मेल चार्ज एक फीमेल चार्ज, तो आज हम पढ़ रहे होते एक मेल चार्ज एक फीमेल चार्ज। ठीक। वो बोल देता है एक ही चार्ज एक शी चार्ज, तो आज हम पढ़ रहे होते ई चार्ज शी चार्ज। उसी तरह से ये जो स्पिन्स हैं इसके बारे में हम बोल नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे किस तरह का है। तो हमने बोला जैसे दो स्पिन्स पॉसिबल है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी दो पॉसिबल वैल्यूज है, प्लस हाफ माइनस हाफ। पर उसका मतलब कभी ये मत समझ लेना इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता होगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता होगा। हमें तो पता ही नहीं है कि स्पिन एक्चुअली करता कैसे होगा, क्योंकि क्लासिकल वर्ल्ड में कोई और एग्जाम्पल इसका है ही नहीं। अभी बोलो बेटा, बात समझ में आई मेरी? सर इसकी वैल्यूज प्लस 1/2 और -1/2 ये कैसे डिड्यूस की फिर? ये बेटा ये डिराइव्ड वैल्यूज है, ये डेरिवेशन से निकाली गई वैल्यू है। ठीक। ओके सर। इसकी टेंशन नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस इसलिए लगाया कि दो चीजों में अलग कर सकते। ठीक। यस आराध्या, क्लासिकल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड, क्लासिकल वर्ल्ड मतलब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, रियल वर्ल्ड इस क्लासिकल वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। तो बेटा ऐसे चार स्पिन स्टेट्स हो गए, और ये पूछना जरूर मेरे दोस्त, अपने दोस्तों से पूछना जरूर, और उनको बोलना आप भी पूछो आगे अपने सो कॉल्ड महानुभावों से जिससे आप पढ़ते हैं, पूछो जरा। सभी ने यही पढ़ाना है कि माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और बोलना फिर जो आईआईटी में क्वेश्चन आया था वो क्या लड्डू थे? ठीक। मतलब ही इस क्वेश्चन का ये था कि दो क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स है जिसका क्लासिकल वर्ल्ड में कोई और एग्जाम्पल नहीं था। तो अब हमारे पास चार क्वांटम नंबर मिल गए। पहला क्वांटम नंबर मिल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन शेल बताएगा। फिर मिल गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो हमें सब शेल बताएगा। ठीक। फिर मिल गया हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स बताएगा। और फिर मिल गया स्पिन क्वांटम नंबर जो हमें दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा, और उससे फर्दर जाके एक रूल भी निकलेगा जिससे हमें समझ में भी आएगा कि इलेक्ट्रॉन की सिर्फ दो ही स्पिन्स पॉसिबल होती हैं। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? यस। आराध्या कुछ पूछना चाह रही मेरे बच्चे? नो सर, मेरे को ये कहना था कि आई वाज आल्सो स्टडीइंग दिस टॉपिक विद माय फ्रेंड, तो वो भी यही कह रही थी कि एंटी पैरेलल और पैरेलल है। बेटे 99% टीचर ये पढ़ाते हैं, एंड आई विल सेंड यू दिस। मैं क्या सेंड करूंगा, कोई भी बुक पकड़ लेना जिसमें पुराने साल के आईआईटी के क्वेश्चन होंगे ना, ठीक, उसमें ये क्वेश्चन आपको बड़ा बिल्कुल क्लियर कट मिल जाएगा। ठीक। वैसे तो जो मैंने नोट्स भेजे उसमें भी होगा, बट कोई भी आईआईटी की पुरानी बुक ले लेना जिसमें आईआईटी के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बहुत क्लियर कट मिल जाएगा तुम्हें। ठीक। तो Yes, चलिए sir. एनी हम, नितिन तुम कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा? यस सर। सर ये इलेक्ट्रॉन की हमें स्पिन स्टेट्स ही नहीं पता कैसे स्पिन करता है, तो हमें क्या पता उसकी स्पिनिंग भी होती है, दैट इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। देख मेरे बच्चे, तेरे को पता था कि चार्ज जो होते हैं दो होते हैं अलग अलग से? आज पता है ना दो अलग अलग से चार्ज है।
तो तेरे को क्या पता है कि वो किस तरह का है? नो सर। वो नेगेटिव वाला लंबा लंबा होता होगा, पॉजिटिव वाला ऐसे वाला होता होगा क्या? ओके नेगेटिव सर। चार्ज ऐसे एग्जिस्ट करता हो, ये नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव देखने में ऐसा होता होगा क्या? नो सर। तो कैसे बता दिया तेने ये दो चार्ज है भाई, और दो अलग अलग तरह के चार्ज है? समझा मेरी बात? तो भैया उन्होंने पूरी तरह से ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन्स होती है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिन्स हो सकती है। एक को उसने वैल्यू दे दी -12 और एक को वैल्यू डिराइव कर दी +12। तो बोला दो ही स्पिन पॉसिबल है, तीसरी स्पिन पॉसिबल नहीं होती है। ये आगे जाके रूल में भी लिखा जाएगा, ठीक? तो -12 +12 ये दो तरह की स्पिन हमारे पास पॉसिबल होती है। क्लियर? तो इससे हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस सारे को हम जॉट डाउन करते हैं टू ब्रिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का आज का स्ट्रक्चर कैसे होता होगा, ठीक? उसके बारे में समझने की हम करेंगे कोशिश। नाउ देखो ध्यान से, सबसे पहली बात हम यहां पे करेंगे कि यहां पे हम लिखा करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे मेन, या आप बोलो मेन शेल, मेन शेल्स। ओके, यहां लिखेंगे उसकी वैल्यू n की, यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ l, यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ m, यहां लिखेंगे उसके नेम्स, या नेम लिख देते हैं। ठीक है जी, क्लियर? देखो जी, मेन शेल जो बोहर के हिसाब से थी, ठीक, जो बोहर के हिसाब से थी, और एक आगे ना डायग्राम भी बना देंगे इसका, यहां पे हम इसका एक डायग्राम भी बना के दिखाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा समझ में भी आए हमें आगे कैसे लिखना है। हमें पता था कि हमारे पास के मेन शेल होती है, के एल एम, ठीक, ऐसे करके होती है। तो पहली के शेल के बारे में बात करते हैं। के शेल के लिए एल की वैल्यू 1 होगी। अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो आपको पता है, अगर एन की वैल्यू 1 होती है, एल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? n-1। n-1 यानी 1 - 1 यानी 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, आगे क्वेश्चन भी आएगा ये, ठीक? n को एज इट इज लिखा जाता है, ये लिख दिया 1, और l की वैल्यू 0 मतलब s, तो ये 1s बन गया, 1s बन गया, ठीक? डायग्राम की जगह हम सिर्फ इसका यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक? अब यहां पे एक ही ऑर्बिटल हुआ, m यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी यहां पे बात समझ लो, n का मतलब हुआ करेगा, n का मतलब हुआ करेगा मेन शेल्स। कितनी मेन शेल है? l का मतलब हुआ करेगा सब शेल, ठीक? m का मतलब हुआ करेगा ऑर्बिटल्स, ठीक? और नेम का मतलब हुआ करेगा डेजिग्नेशन, कि उनको क्या डेजिग्नेशन हम करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको हम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए? 1। एक वैल्यू मतलब 1 ऑर्बिटल, एक वैल्यू मतलब 1 ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स वो आया बेटा 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आ गए? 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पहली बात हो गई। अब आ जाओ अगला, एल। दूसरी शेल थी एल, दूसरी शेल थी एल। एल के लिए एन की जो वैल्यू थी
ठीक, n की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 2। अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 0 to n-1 होती है, तो n की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, या 0 और या फिर 1। क्योंकि याद रखना l इज ऑलवेज 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक। ठीक, अब अगर इसकी वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 है। ठीक है जी, तो इसकी डेजिग्नेशन देखो, n को तो एज इट इज लिखना है, l0 मतलब s, तो 2s हो गया। एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। लेकिन अगर l की वैल्यू 1 हुई तो m की वैल्यू -1 होगी, 0 भी होगी, +1 भी होगी। अब इसकी डेजिग्नेशन देखो, डेजिग्नेशन आई 2 और l की वैल्यू 1 मतलब p, 2p। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए 3। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 3 में कितने होंगे 6। तो ऐसे हमारी सेकंड शेल आ गई। तो हमने देखा जो फर्स्ट शेल थी वो यहां तक थी, ये फर्स्ट शेल हमने लिखी है, दिस वाज आवर फर्स्ट शेल। उसके बाद हमने यहां पे ये सेकंड शेल लिख दी, दिस वाज आवर सेकंड शेल। अब आ जाओ थर्ड शेल, KLM। M के लिए n की वैल्यू क्या थी बेटा जी? m के लिए n की वैल्यू हो गई 3। अगर m की वैल्यू 3 है तो n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है बेटे? 0 भी पॉसिबल है बच्चे, 1 भी पॉसिबल है और बेटे 2 भी पॉसिबल है। n की वैल्यू कहां तक होती है? 0 to n-1। ऑब्वियसली इसको रिप्रेजेंट पहले कर देते हैं, यहां 3 आना है आगे, 0 के लिए s, यहां 3 आना है आगे क्योंकि ये तो कॉमन ही है, और 1 के लिए p, और यहां पे 3d। ये सब शेल्स हो गए, दीज आर सब शेल्स। क्लियर? अब देखो बेटे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब यहां पे ऑर्बिटल देखने हैं जिसकी n की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0, यानी एक वैल्यू एक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1, 0, +1 है, -1, 0 और +1। तो इससे हमारे पास 3 वैल्यूज पॉसिबल हुई, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6। ना अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। ठीक, तो ये 3D में -1, -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर? और आप देखो यहां पे वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कितने ऑर्बिटल आए? 5। m की 5 वैल्यूज, 5 ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो यहां थर्ड शेल खत्म हो गई, यहां थर्ड शेल खत्म हो गई, ये थर्ड शेल खत्म हो गई। अब बात करेंगे फोर्थ शेल, KLM, और आगे आया N। ठीक है जी, अब N के लिए बेटा वैल्यू हमारे पास हो गई 4। अगर 4 हो गई तो N की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? जल्दी बोलो, शाबाश। L की वैल्यूज बोलो क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। चलो पहले इसकी डेजिग्नेशन करते हैं। अगर ये 4 है, ये 0 है, तो क्या शेल का नाम लिखोगे? 4s अगर ये 4 है, ये 1 है, अब बोलो शेल का क्या नाम लिखोगे? 4p 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 4p। अगर ये 4 है और ये 2 है तो क्या लिखोगे? 4d 4d 4d। बिल्कुल सही। ठीक ठीक, और अगर ये 3 है तो क्या लिखोगे? 4f 4f। ठीक है जी, ये तो आ गया बेटा आपका डेजिग्नेशन। अब देखो बच्चा, यहां पे अगर इसकी वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी क्या 0। अगर n की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू -1, 0 और +1।
इधर -2 -1 0 +1 +2, इधर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बोलो, इसमें एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस में 2, अब तो पता चल ही गया है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में 3, एस में 1 ऑर्बिटल, सॉरी इलेक्ट्रॉन 2, ऑर्बिटल 1। पी में कितने ऑर्बिटल? 3, डी में कितने ऑर्बिटल? 5, एफ में 3, कितने हो जाएंगे? यहाँ देखो 7। 7, ठीक, अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6, यहाँ 10, 14। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब समझो, इसका मतलब फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल पाए गए? फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए, पूरी फर्स्ट शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए? सेकंड शेल में 2 सब शेल थी। फर्स्ट शेल में 1 सब शेल थी। फर्स्ट शेल कंटेन 1 सब शेल ओनली, दैट इज 1s, यानी इसमें 1 सब शेल थी। ठीक है जी, यहां पे 2 सब शेल, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स और उसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 6 8। थर्ड शेल में कितनी सब शेल्स आ गई? थर्ड शेल में 3 सब शेल आ गई, 3s 3p 3d, so there are 3 सब शेल्स। तो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए बच्चों? 2 + 6 + 10 18। ठीक है जी, अब इसी तरह से 4 मेन शेल में कितनी सब शेल? 4 मेन शेल में 4 सब शेल्स, और कौन कौन सी सब शेल? 4s 4p 4d 4f। ठीक है जी, और इस हिसाब में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? इस हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? तो बेटा 2 8 18 और यहां 32 32। तो ऐसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही सब शेल होती, दैट इज 1s। ठीक, एक ही सब शेल होती, दैट इज 1s। सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होती है, एक 1 एक 2s एक 2p, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। थर्ड शेल में 3s 3p 3d, 3 सब शेल, इलेक्ट्रॉन टोटल 18 होते हैं। फोर्थ सब शेल में 4 सब शेल, फोर्थ मेन शेल में 4 सब शेल्स, 4s 4p 4d 4f। ठीक है जी, और ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे 32। तो बोलो बेटा, ये सारा क्लियर हो गया कि कैसे मेन शेल के अंदर सब शेल होती हैं, सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर कैसे हम आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं सारी बातें पानी की तरह क्लियर हो गई होंगी। यस और नो सर? यस सर। पूछना है, रेज योर हैंड, आई विल आस्क योर क्वेश्चन। चैट्स मत लिखिए। मीरा, ये जो तुम बोल रही हो 2 8 8 18, ये पुराना कंसेप्ट हो गया। दिस इज अ प्रीवियस कंसेप्ट, अभी ये न्यू कंसेप्ट है, मॉडर्न मॉडल है। क्लियर? वो पुराना समा था। ओके, सो लेट मी मूव फर्दर, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे, पूछो। सर सब सेल्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई रिलेशन तो नहीं है? ऑब्वियसली होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सब शेल अगर s होगी तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सब शेल अगर p होगी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सब शेल अगर d होगी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नहीं सर, जैसे टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स n सेल के अंदर 4 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 है, तो उसका कोई आपस में रिलेशन तो नहीं है? अरे बिल्कुल होगा बेटा, आगे जाके निकालेंगे अपन। देखो नंबर ऑफ, अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वो भी आएगा, सब कुछ होगा। रिलेशन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन? सर ये 2n² होगा ना? 2n² तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेस्ड ऑन n। n इज नंबर, नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन शेल। वो मेन शेल का रिलेशनशिप है ब्रदर।
और सर कोई क्वेश्चन? हाँ जी L बोलो। सर जैसे L निकालने का फॉर्मूला होता है n-1, वैसे ही M का भी फॉर्मूला होता है। सभी का फॉर्मूला तो बताया बेटे मैंने आपको बोला कि अगर आपको m का कोई फॉर्मूला नहीं, n तो सीधे ही नंबर है, एक मेन शेल है। n की वैल्यू जो होती है 0 to n-1 तक होती है, जितनी भी हो सके। m की वैल्यू -L2 + L तक होती है, इंक्लूडिंग जीरो। सिर्फ s जो होता है वो 2 ही होते हैं, प्लस और माइनस हाफ। ठीक है, ये तो पहले बता दिया है हमने। क्लियर? Yes sir, clear. ओके, चलिए, आई थिंक सो आपको मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में, चारों के बारे में अच्छे से बता दिया। एक चीज जो और मेरे को डिस्कस करनी है वो मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक, ताकि आपको क्लियर हो। और फिर हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर। सम क्वेश्चंस विल बी डन टुडे, सम विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास। सो चलिए, पर जब तक मैं बोलूं नहीं कि इसकी असाइनमेंट करनी, तब तक छूना नहीं है इसको। करंट मारेगा ये नहीं तो पूरी तरह से, और फिर तुम मेरे को बोलोगे। जब तक मैं क्वेश्चन करवा ना लूं तब तक कोई क्वेश्चन छेड़ना नहीं है। चलो देखो बेटे, नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास क्या आएगी? जैसे मैंने बोला कि S जो है, S सबशेल है ना। सबशेल में जो हमारे पास S सबशेल को बनाओगे उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक ऑर्बिटल को। तो S की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती क्योंकि M 0 लिखा होता है ना। इसका मतलब किसी एक एक्सिस पे नहीं, सारी जगह इसकी पॉसिबिलिटी है। तो S इसलिए स्फेरिकल होता है। या आगे शेप भी बताऊंगा, वहां क्लियर कर दूंगा मैं आपको। ठीक, S की कोई भी S सबशेल बनाओगे तो वो ऐसे करके स्फेरिकल सी होगी। हालांकि हमें बाउंड्री कभी देनी नहीं चाहिए, बट ये अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि S में कोई भी, हमारे पास एक ही सबशेल है S के अंदर। ठीक, S में एक ही ऑर्बिटल होता है तो उसको स्फेरिकल शो करते हैं। इसी तरह से P जो होता है, P में कितने ऑर्बिटल निकल के आए अभी आपके पास? P के लिए L की वैल्यू थी 1, तो M की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 3 थी। कौन कौन सी थी? -1, 0 और +1। बेटा ये जरूरी नहीं कि मैं यहां माइनस से शुरू करूं, नॉट नेसेसरी एट ऑल। लेकिन इसका मतलब ये जरूर समझ लेना है, ठीक, मैं इधर +1 से शुरू करूं, -1 से शुरू करूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं यहां 0 लिखूं, वो फर्क नहीं पड़ता, पर एक फर्क जरूर पड़ता है। इसका मतलब P के अंदर ना 3 ओरिएंटेशन है। एक को हम नाम दे देते हैं बेटा PZ। एक ओरिएंटेशन को नाम दे दिया PZ। P के पैर में छोटा सा Z लिखा हुआ दिखेंगे, तो Z एक्सिस के अलोंग इसकी ओरिएंटेशन है। एक को बोल देंगे PX, एक को बोल देंगे 3 ऑर्बिटल जो होंगे, एक को बोलेंगे PX, एक को PY, एक को PZ। तो P के अंदर जो 3 ऑर्बिटल है उनके नाम है PX, PY, PZ। PX, PY, PZ। इसमें एक बात बहुत ख्याल रखना कि 0 वैल्यू इज ओनली फॉर Z। M की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट्स Z ओनली। इसके लिए हम श्योर नहीं है, ये -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता। इसमें 3 वैल्यूज थी ना बेटा, इधर -1 और +1 और 0। 0 जो है वो Z के लिए हमने रखा हुआ है, 0 हमने Z के लिए रखा हुआ है। ठीक, इसके लिए X और Y के लिए माइनस भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर फॉर दैट। इसी तरह से अगर हम D की बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तो D जो होता है, D में बेटे हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि आप पढ़ चुके हो। ठीक, और वो 5 कौन कौन से? -2, -1, 0, +1, +2, ऐसे 5 ऑर्बिटल शो करते हैं। इनके जो नाम होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं?
एक होता है डी जेड स्क्वायर, वो आगे मैं करवाऊंगा जब शेप्स बताऊंगा ना, क्योंकि मेरे को अभी प्रॉब्लम्स बतानी है, इसलिए मैं पहले से तुम्हें थोड़ा सा इसका नाम बता रहा हूँ। हालांकि जब शेप बताऊंगा तो क्लियर करूंगा ऐसा ही क्यों। ठीक, एक डी जेड स्क्वायर, एक डी एक्स स्क्वायर 2z स्क्वायर, जिसको बहुत सारे मित्र पढ़ाएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस नहीं है ये, डी एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर। अगला होगा डी एक्स वाई, डी बाई जेड, डी एक्स जेड। ये 5 डी ऑर्बिटल्स का नाम है, ऐसे एफ का भी नाम होता है। बट इसमें मुझे सिर्फ एक बात बतानी है कि z जो होता है दैट इज फॉर 0 ऑलवेज। कहीं पे भी अकेला अगर z आया तो समझ लेना m की वैल्यू 0। अकेला अगर z आया तो m की वैल्यू समझ लेना है 0 है। जैसे यहाँ z स्क्वायर आया तो m की वैल्यू 0 है। बाकियों के लिए भी आर नॉट टू शो। बोलो क्लियर ये बात? सर यहाँ पे हमने फिर dxy dy मतलब हम इसके लिए श्योर नहीं है, ये +2 +1 ऐसे कुछ भी हो सकता है। वैल्यू श्योर नहीं होती। ओके सर। ठीक, कोई भी वैल्यू किसी के लिए कॉरेस्पॉन्ड करेगी वो आगे बता दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ बताऊंगा। ठीक, अब हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्लियर करूंगा कहाँ z स्क्वायर के लिए कहाँ पे आपने 0 लेनी है वैल्यू, कहाँ आपने -1 लेनी, तो वो सब क्वेश्चन में आ जाएगा। चलिए ओके सर। फटाफट से लास्ट टाइम